हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आपको हमने कहा था हम एसआई की तैयारी करवाने वाले हैं जेकेपी की, तो वो आज हमारे फर्स्ट क्लास है। आज हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बट ये जो वीडियो रहने वाली सिर्फ आपके एसआई के काम नहीं आने वाली है। कई सारे एग्ज़ाम जहाँ पे इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन रहता है वहाँ पर आपके ये वीडियो काम आने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कवर कर चुके हैं, एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं, मिडिवल भी, मॉडर्न भी कवर कर चुके हैं। आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हो। बट अब जो वीडियो स्टार्ट हो रही हैं वो थोड़ा हम डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। सब इंस्पेक्टर से एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हम डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपके जो जेके एसएसबी के जो बाकी फॉर्म निकले हुए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया या सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया या पटवारी वाले एग्जाम जो आने वाले हैं, इन सभी में ये भी वीडियो आपके काम आने वाली है। आपका मटेरियल इनफ रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ पढ़ा जा रहा होगा। तो आज की जो हमारा पहला लेक्चर है ये वाला, इस अप्रोच में क्या करूँगा मैं, जो मैंने लिखा हुआ है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है तो आप नोट्स बना सकते हो। नहीं भी दिख रहा तो मैं एक लाइन पढ़ूंगा, फिर मैं उसको समझाया भी करूँगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि जिस अप्रोच में पढ़ा रहा हूँ वो सही है या कोई दूसरी अप्रोच हमने यूज़ करनी है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडर्न इंडिया से। हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ये वाला रहता है। अब यहाँ पर देखो क्या रहने वाला, गांधी जी कब आए थे, कौन से एक्ट स्टार्ट हुए थे, वो रोलेक्ट एक्ट कब आया था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, वो सभी भी बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बट वो बाद में, पहले हम क्या बात कर रहे हैं हमारी इंडिया में, यहाँ पे जब यूरोपियंस इंडिया में कैसे आए थे, कौन से यूरोपियंस यहाँ पर आ रहे थे, किस तरह से आ रहे थे, उनके टाइम पीरियड पर क्या क्या हो रहा था, ये सब समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही दिन 1 घंटे की वीडियो बना देंगे, सब कुछ कवर कर देंगे। आराम से पढ़ेंगे। टाइम हमारे पास बहुत है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास। आराम से पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जो यूरोपियंस यहाँ पर आए थे उनकी हम बात करते हैं। अब हुआ कैसे, देखो पहले जो हमारा रास्ता था ना ये वाला इंडिया वाला, इतने लोगों को पता नहीं था इंडिया के बारे में। अरब या तुर्कियों वगैरह को पता था, उनको पता था इंडिया में बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पे बड़ा बेनिफिट वगैरह होता है, तो ट्रेड वगैरह थोड़ा बहुत वो कर रहे थे, यहाँ से सामान उठा के ले जा रहे थे अपने वहाँ पे। जब यूरोपियंस को पता लगा इस बारे में कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है, इंडिया में अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो अंदर से आग लगी थी, पहुँचना था इंडिया की तरफ। अब होता क्या है, यूरोपियंस में बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में आए थे, वो कौन से थे, पुर्तगाली थे, यानी कि हम पोर्चुगीज़ की बात करते हैं। अब जब उनको इंडिया के बारे में पता लगा था, सुना था कि भाई ईस्ट में, इंडिया के बारे में एक्चुअली ईस्ट के बारे में पता लगा था कि ईस्ट में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने नेविगेशन सिस्टम, शिप्स से, क्योंकि समुद्री रास्ते से आना था, दूसरे रास्तों में बाकियों का कंट्रोल था, वो आने नहीं दे रहे थे, समुद्र के रास्ते से आना था। अब उसके लिए नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि पहले भी कई सारी शिप्स निकलती थी, बट अगर रास्ते का नहीं पता लग जाता था कहाँ गुम हो जाती थी। तो जहाँ तक ईस्ट तक पहुँचना था, स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम चाहिए था। तो पुर्तगाल ने क्या कर दिया, अपने स्कूल स्टार्ट कर दिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, शिप्स वगैरह तैयार करना स्टार्ट की। तो कोलंबस को बेचा जाता है पहले, वो बेचारा कोलंबस इंडिया तक पहुंच नहीं जाता, कहीं और पहुंच जाता है। तो कहाँ पहुंचता है वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इंडिया में जो पहुंचते हैं पहली बार, वो कौन पहुंचता है, वास्को ड गामा। तो पहली बार कौन डगमगाया था इंडिया में, पहली बार जो है वास्को ड गामा जो है वो इंडिया में पहुँचता है। कब पहुँचता है, मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को ड गामा जो है वो इंडिया में एंटर करता है, सी रूट से आता है। फर्स्ट यूरोपियन भी कह सकते हो जो वहाँ से आता है। यहाँ पे कौन आगे हमारे पास, वास्को ड गामा। और पहले यूरोपियंस कौन से थे, अगर पोर्तुगल ऑप्शन में होगा, पोर्चुगीज ऑप्शन में होगा, फ्रेंच होता है, ब्रिटिश होता है, डेन्स होता है, तो अब करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है आपका, पोर्चुगीज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कौन आया पहले, वास्को ड गामा आया। कब आता है, मई 1498, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। तो वास्को ड गामा लिख दो, अगर नोट्स में अगर दिख रहा तो भी क्लियर है यहाँ पे। उस टाइम पे हिंदू रूलर कौन था यहाँ पर, कैलीकट में। एक्चुअली वो होता क्या है, कैलीकट के मालाबार कोस्ट की बात करें, वहाँ पर वो पहुँचता है। उस टाइम पीरियड पर रूलर कौन थे वहाँ पे, एक हिंदू रूलर थे, उनका नाम क्या था, जैम्बुरिन नाम था, ये याद रखना है। तो स्टार्टिंग में जैम्बुरिन से तो मिलने नहीं दिया जाता है, कुछ भी करके तो बाद में मिल लेते हैं जैम्बुरिन वगैरह से। तो उस टाइम पे याद रखना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उस टाइम रूलर कौन होता है, जैम्बुरिन होता है। आते कहाँ पर हैं, कैलीकट के मालाबार कोस्ट की तरफ। इतने भी आपको याद रखना है। आगे चलते अभी हम पोर्चुगीज़ की बात करें, वास्को ड गामा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वास्को ड गामा जब यहाँ से वापस जाता है ना, 3 महीने तक तकरीबन यहाँ पर रहता है। और जब वो वापस जाता है अपने शिप में, वेसल में जो भी सामान लेके जाता है, और जब यूरोप में जाकर दोबारा उसको बेचता है सामान को,
जितना खर्चा उसको मतलब पहली बार यूरोप से आने में इंडिया में आया होता है ना, उसका 60 टाइम्स प्रॉफिट वो अर्न कर लेता है, मतलब 60 गुना उसको प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ जो पहली बार आया तो 3 महीने लगा के यहाँ से जाता है, तो 60 गुना प्रॉफिट वो लेके यहाँ से जाता है जब वो अपना सामान यूरोप में बेचता है। अब जिस बंदे ने एक ही बार यहाँ पर आया है, 3 महीने लगाए हैं, वो पहली बार आया है, 60 गुना प्रॉफिट उसको मिल गया, तो क्या रुकेगा? अब वापस आना चाहेगा ना वो, तो वापस आता है। फर्स्ट टाइम कब आता है? वो 1498 में। ये तो आप सभी को याद है। ये ईयर भी बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि वास्को ड गामा ने कब एंट्री करी थी? 1498 में करी थी। याद रखना, आप डेट भी याद रखना, 20 मई 1498 याद रख लेना। सेकंड टाइम कब आता है? वो 1501 1501 में सेकंड टाइम वो आता है, और इस टाइम वो क्या करता है? वो कन्नौर में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर लेता है। अब भाई इसको एक्सपीरियंस हो गया था इंडिया का, समझ आ गया था किस तरह से ट्रेड करना है, इतना प्रॉफिट अर्न करने का क्या था। अब उसको फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करनी थी। जब वो यहाँ पर आता है और 1501 में जब उसकी सेकंड विजिट होती है, तो कन्नौर में ट्रेडिंग फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर देता है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या ज़रूरी है? थर्ड टाइम, अब तीसरी बार फिर से आता है वो। जब तीसरी बार आता है, अब वो वायसराय बन के आता है, पुर्तगालियों का, पोर्चुगीज़ का वायसराय बन के यहाँ पर आता है। और जब वो तीसरी बार यहाँ पर आता है तब उसकी डेथ होती है, तो कोचिन में उसकी डेथ भी हो जाती है, ये याद रखना है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि वास्को ड गामा की बात करें, वो कितनी बार इंडिया में आया था? तो वो 3 बार इंडिया में आया था। 1498 में भी आया, 1501 में भी आया, और 1524 में। और जब तीसरी बार जब वो यहाँ पर आया था तब भी उसकी डेथ होती है, और होती कहाँ पर है? कोचिन में होती है। ये एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस हम यूपीएससी के लेवल तक यहाँ पे क्वेश्चन सब जो एमसीक्यू टाइप के आते हैं ना, वहाँ पे वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक लाइन को याद रखना है। इसमें कई सारे अलग से क्वेश्चंस और भी आएंगे, जो हम जब क्वेश्चन आंसर सेशन लाएंगे तो वहाँ पे डिस्कशन वगैरह करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने कर ली वास्को ड गामा की बात, जब वो इंडिया में पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, क्या क्या हुआ था वो सारी हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं, गवर्नर्स की बात करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बन जाता है पुर्तगालियों के टाइम पे। पहला गवर्नर पुर्तगालियों की तरफ से कौन था हमारे पास? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये अल्मीडा याद रखना, या फ्रांसिस्को, जो मर्जी याद रख लो। पहला गवर्नर कौन था जो इंडिया में आया था इनका? पुर्तगालियों की बात करें, पोर्चुगीज़ की बात करें, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आपको याद रखना है। कब यहाँ पर आता है ये? 1505 से लेके 1509 तक, 1505 से लेके 1509 तक यहाँ पर रहता है। इतना आपको क्लियर हो गया। किसकी हमने बात की? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो फर्स्ट गवर्नर पोर्चुगीज़ की हम बात करें इंडिया में आता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या है? क्योंकि समुद्र के रास्ते से आना है, समुद्र के रास्ते में दूसरों को कंट्रोल बढ़ा था, ठीक है। अब जब आना होता था, टैक्स पे करना है, ये है वो है, फालतू का खर्चा वगैरह करना था। अब दिमाग में ये लेकर आया था, क्योंकि एक्सपीरियंस था इतना सारा, चक्कर लगे हुए इंडिया में, समझ आ गया इंडिया का कितना बेनिफिट रहने वाला है। जो समुद्र के रास्ते से आते टैक्स वगैरह देते थे ना, वो सिस्टम भी खत्म करना है, उस पर भी कंट्रोल करना है। ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्र पे कंट्रोल करना है, और इस पॉलिसी के साथ यहाँ पर आता है और समुद्र पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। मतलब इतना हो जाता है ना इनके एंड तक, जब तक ये बाकी दूसरा गवर्नर आता है, पहला गवर्नर आता है, कि बाकियों को कराना ना यहाँ पे, तो इनसे परमिशन वगैरह लेनी है, इनका परमिट वगैरह लेने हैं, इनको टैक्स वगैरह पे करना है, फिर समुद्र के रास्ते से आप ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ आ सकते हो। इतना कंट्रोल उन्होंने कर लिया था। जो पहला गवर्नर था वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और कौन सी पॉलिसी लेकर आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। ये भी आपको याद रखना है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने की पहले गवर्नर की बात की। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। सेकंड गवर्नर की बात करते हैं। सेकंड गवर्नर कौन आता है? 1509। अब यहाँ पर देखो, आपको टाइम पीरियड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहाँ पे मैं टाइम पीरियड लिखता हूँ ना, ये सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। सेकंड गवर्नर की बात करें, वो कब आता है? 1509 से लेकर 1515 तक। फर्स्ट गवर्नर कब था? 1505 से 1509 तक। क्लियर हो गया। सेकंड कब हो गया? 1509 से लेकर 1515 तक आ गया। कौन था सेकंड गवर्नर? अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। अल्फोंसो याद रख लो। जैसे फर्स्ट याद रख लो ना, तो वहाँ पे फ्रांसिस्को याद रख लो। सेकंड जब याद रख रहे हो तो सिंपली वहाँ पे अल्फोंसो याद रख लो, ठीक है। तो ये इसी को एक्चुअल फाउंडर भी कहा जाता है। जो पोर्चुगीज एम्पायर है ना, उसका एक्चुअल फाउंडर किसको कहा जाता है? एक्चुअल फाउंडर जो पोर्चुगीज एम्पायर, अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ पे अल्फोंसो दी अल्बुकर्क जो है आपको टिक कर देना है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ऐसा नहीं कि 1509 में आया था तो पहली बार तभी आया था, इससे पहले भी एक बार आ चुका था। 1503 में भी ये आ चुका था इंडिया में, और कोचिन में फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश करी थी। कोचिन में फैक्ट्री भी बनाकर गया था। हम जो सेकंड गवर्नर आया था उसकी बात कर रहे हैं। और कोचिन की बात करें, पोर्चुगीज जब यहाँ पर आए थे, उनकी पहली कैपिटल कौन सी थी? पहली कैपिटल उनकी कोचिन ही थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे हम सेकंड गवर्नर की बात करें, अल्फोंसो दी अल्बुकर्क की बात करें, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। 1510 में क्या करता है ये? गोवा को भी कैप्चर कर लेता है। गोवा अपने कब्जे में कर लिया, क्योंकि देखो ना, समुद्र के रास्ते आ रहे हैं
तो समुद्र के साथ ट्रेड वगैरह करना है, गोवा हो गया, ये कोचिन सारे कोस्टल एरिया थे, समुद्र वगैरह वहाँ पे पास में पड़ता है, तो वहाँ पे ज़रूरी था वहाँ पे अपने ना होल्ड वगैरह बना के रखना। तो गोवा को भी कैप्चर कर लिया। यूसुफ आदिल शाह की बात करें, उसमें बीजापुर का सुल्तान था, इसे क्या करते हैं, गोवा को भी जीत लेता है। किसकी हम बात करें, जो सेकंड गवर्नर आया था अल्बुकर की बात कर रहे हैं। और क्या है, 1511 में अल्फोंसो की डेथ भी हो जाती है। लेकिन इस बंदे का क्या था, अल्फोंसो की बात करें, जब हमने कहा वास्को ड गामा पहली बार आया था तब कोचीन में कैलिकट की हमने बात की, कौन रूलर था वहाँ पे, जैमोरिन रूलर था। अब जब पोर्चुगीज यहाँ पर आए थे, पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, यहाँ पे वो व्यापार करना स्टार्ट हो गए, इतना बेनिफिट वगैरह यहाँ से उठा रहे थे। तो मैंने आपको कहा ना पहले, अरब तुर्कियों का यहाँ पे कंट्रोल वगैरह हुआ करता था, रास्ते में भी तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी कर रहे थे। अब ऑब्वियस ही बात है, उनकी जगह कोई यहाँ पर और आ गया है, 3-3 चक्कर लगा के चला गया, 2 चक्कर लगाए, ये भी आ गया वो भी आ गया। तो उनको ये था कि भाई ये हमारा प्रॉफिट वगैरह जो छीन रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तो हमें क्या करना, यहाँ से भगाना है किसी तरह से। ब्लू वाटर पॉलिसी भी आ गई थी, पूरा कंट्रोल भी हो गया था। अब उनको क्या करना था, जो जैम्बोरिन था ना, उसके बीच में पुर्तगालियों को लड़ाई लगवानी थी, इनको अरब को लड़ाई लगवानी थी, ताकि किसी तरह से पुर्तगालियों को कंट्रोल ना मिले, ट्रेड करने की परमिशन ना मिले और यहाँ से भागते जाएँ, ऐसा करते जाएँ। तो जैम्बोरिन को भी हो गया भाई, आ गया बातों में, तो जैम्बोरिन ने लड़ना स्टार्ट करा। अब जब जैम्बोरिन बेचारा लड़ना स्टार्ट करता है, उस टाइम गवर्नर कौन बन के आया था, सेकंड अल्फोंसो दी अल्बुकर की बात कर रहे हैं। उस लड़ाई में अल्फोंसो जो है वो जैम्बोरिन को भी हरा देते हैं, यानी कि कंट्रोल ऑफ कोचिन, जो कि हमने बात की कैलिकट वगैरह की, यहाँ पर भी किसकी स्टैब्लिशमेंट हो जाती है, किसके रोल की स्टैब्लिशमेंट होती है, पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। तभी देखो ना, गोवा को भी ले लिया, जैम्बोरिन को भी हरा लिया, अरब को भी थोड़ा साइड में कर लिया, तभी एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है किसको, अल्फोंसो दी अल्बुकर को। ये आपको याद रखना है। पहला गवर्नर कौन था, दूसरा गवर्नर कौन था, ये भी आपको याद हो गया। लेकिन तीसरा गवर्नर भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पुर्तगाल को तीसरा गवर्नर कौन था, नीनो दी कुन्हा। नीनो याद रखना, नैनो से करके कुछ भी करके ये वर्ड याद रखना। होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, 1530 में टाइम पीरियड क्या है, 1529 लेके 1538 तक। 1530 में क्या करता है, पहले कैपिटल कौन सी थी आपको बताया, कोचीन थी ना पहले कैपिटल, आपको पता है कोचीन पहले कैपिटल थी। अब कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, गोवा में शिफ्ट कर दिया जाता है। 1530 में पुर्तगाली क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को कोचीन से कहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, गोवा की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 1535 में क्या करता है, ये थर्ड गवर्नर की बात करें, ये दीव को भी अपने अंडर कैप्चर में कर लेता है। जब ये पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं ना, देखो कितना कुछ इन्होंने कैप्चर वगैरह कर लिया, दमन दीव ये सारी जगह इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली होती हैं, और खूब मज़े से ट्रेड वगैरह कर रहे होते हैं, और सामान यहाँ से उठा के यूरोप में ले जाके बेच रहे होते हैं। मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर रहे होंगे, आप खुद सोचो। जब मैंने कहा कि जब वास्को ड गामा पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम बंदा यहाँ पर आया है, शिप में पता ही नहीं रास्ता कहाँ पर है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, 3 महीने लगाए पहली बार आने के बाद, और जब वापस यूरोप में गया 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। तो बाकियों को कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। तो धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे थे सारी जगह पे, और प्रॉफिट अर्न करके वापस यहाँ से जा रहे थे। ये क्लियर हो गया। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे पहले यूरोपियन जो इंडिया में आए थे वो कौन से थे, पोर्चुगीज थे, 1498 में आए थे, और सबसे लास्ट में भी यही गए थे 1961 में। सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे, वो पुर्तगाली ही थे, पोर्चुगीज भी थे। सबसे पहले भी ये आए थे और सबसे लास्ट में भी गए, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म और बन जाती है, वो है कंट्रीब्यूशंस। इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था इंडिया में, हालांकि मतलब अपने फ़ायदे के लिए किया था इन्होंने, लेकिन लेके तो आए थे इंडिया में। जिसे हम बोलते हैं कि ब्रिटिश ने रेलवे लाइन यहाँ पर लाई थी, हालांकि अपने फ़ायदे के लिए आए थे, लेकिन इंडिया के लिए तो कंट्रीब्यूशन हो गया ना वो वाला। वैसे यहाँ पर बात करते हैं पोटैटो, आलू की बात करें, पहली बार कौन लेके आया था, ये अब पुर्तगाली की बात करें, ये लेके आया था। इसकी खेती इन्होंने स्टार्ट करवाई थी यहाँ पे, पोटैटो वगैरह की। तंबाकू हो गया, तंबाकू की खेती भी इन्होंने स्टार्ट करवाई। पाइनएप्पल, अनानास कहते हैं ना हम, अनानास हिंदी का वर्ड नहीं हमारे पास, पाइनएप्पल की हम बात करें, या पाइनएप्पल की बात करूँ मैं, अलग से अनानास की बात करें यहाँ पर, तो वो हिंदी का वर्ड नहीं एक्चुअली में, वो ये पुर्तगालियों की लैंग्वेज अनानास वाली, जो हम अनानास बोलते हैं, तो ये उन्हीं का है अनानास वाला वर्ड, हम यूज़ करते हैं उसको। ये ऑरेंज हो गया, ये एक एक नाम आपको याद रखें। देखो पोटैटो हो गया, टोबैको हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये ऑरेंज हो गया, या रेड चिल्ली की बात करें, ये सब किसने लाया था यहाँ पे इंडिया में, पहली बार कौन लेके आया था, इंडिया लोगों को पता ही था इनके बारे में। ये कौन लेके आया यहाँ पे सबसे पहली बार, ये पुर्तगाली लेके आए थे, समझ गए हो, ये आपको याद रखना है। शिप बिल्डिंग, ऑब्वियस ही बात है, शिप बिल्डिंग करेंगे। पहली बार किसने इंडिया में स्टार्ट करी, पुर्तगालियों ने स्टार्ट करी थी। प्रिंटिंग प्रेस, कैथोलिक डिज़ाइन ऑफ चर्च का कैथोलिक डिज़ाइन किसने यहाँ पे इंडिया में करा था, ये पुर्तगालियों ने करा था। अब सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि मतलब ये ट्रेड करने के पर्पज़ से यहाँ पर आए थे, अपने बात की पुर्तगालियों वगैरह की, यूरोपियंस वगैरह की, इनको ये भी था कि जो क्रिश्चियनिटी है ना, क्रिश्चियन धर्म, उसको भी फैलाना है, उसको भी प्रोपोगेट वगैरह करना है। ये पर्पज़ भी मेन था इनका एक, क्योंकि इनको पता था कि जैसे अगर हम बात करें अरब वगैरह कंट्रोल आ गया तो क्रिश्चियन जो है वो कम होते जा रहे हैं,
क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना है, उसको भी बढ़ावा करना है, हर जगह उसको प्रोपोगेट करना है, इस तरह की मन में वो चीज़ें भी थी। तो यहाँ पे अगर लोगों को क्रिश्चियन भी बना रहे थे, ऑब्वियसली बात है बनाएंगे क्योंकि धर्म फैलाना है, तो वो सब कर रहे थे। तो ट्रेड भी कर रहे थे और साथ में क्रिश्चियनिटी को भी प्रोपोगेट कर रहे थे। ये इंडिया में आके या बाकी जो ईस्ट में जैसे बाकी जगह जा रहे थे वहाँ पर भी सब करते जा रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। ये सारी बातें हमने पुर्तगालियों की बात करी। तो पुर्तगालियों का पोर्चुगीज़ का जो भी मेन डाटा था वो आपसे शेयर किया, मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब सिर्फ पुर्तगाली और डच ही नहीं आए थे, और भी आए थे। जैसे पुर्तगाली आए, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, पोर्चुगीज़ आए। उसके बाद कौन था? डच आते हैं। अब हमने इंग्लिश भी पढ़ने हैं, ब्रिटिश की बात करें, डेन्स भी आएंगे, फ्रेंच लास्ट में आएंगे, वो सब भी पढ़ना है। फिर इनकी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह होंगी। तो ये सब कुछ खाली जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है ना, वो सारा कुछ इसी में रहने वाला है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। बट हमें आराम से पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। क्लियर हो गया? आगे चलते डचेस की बात करते हैं। बस अपने वीडियोस को शेयर करते रहना है, मोटिवेट करते रहना, तो हम आपके लिए और बड़े कंटेंट लाते रहेंगे। सेकंड हम बात करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा पोर्चुगीज़ के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में। अब हम पढ़ने वाले डचेस के बारे में। डच कौन होते हैं यहाँ पर? जैसे पुर्तगाल तो कोई समझ गए, पोर्चुगीज़ कौन थे? ये तो सारे यूरोपियंस ही हैं। डच कौन हो गए? जो हॉलैंड की बात करें, प्रेजेंट में जो नीदरलैंड्स है ना, वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको डचेस कहा जाता था। जैसे यहाँ पे पहले कहा कि वास्को ड गामा पहला बंदा यहाँ पर आया था। डच की तरफ से कौन आता है पहली बार? ये कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ये हॉटमैन आप याद रखना, इतना आपके लिए इनफ है। एक्चुअली में ना ये एक जासूस था, स्पाई था। ये स्टार्टिंग में ना पुर्तगालियों के वहाँ पे भी रहा था, पोर्चुगीज़ के वहाँ पर भी रहा था। और इसका ये फंडा था, इसके हम बात करें, हॉटमैन की बात करें, कि पोर्चुगीज़ के वहाँ पे तो काम तो कर रहा था, लेकिन जब वहाँ से वापस गया था ना, डच वाले साइड में गया था, तो वहाँ का जो भी इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक डाटा, जो उनके समुद्र का नेविगेशन सिस्टम था, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके डचेस के पास आ गया था। क्लियर हो गया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था ये वाला। हालांकि इसको जाना था इंडिया की तरफ तो नहीं, इंडोनेशिया की तरफ, वहाँ पे सुमेरिया वगैरह वहाँ पे उस साइड गया था, क्योंकि उसको मेन था कि स्पाइसेस का ट्रेड वगैरह करना, जगह जहाँ पे स्पाइसेस मसाले वहाँ से आ सकें, ये मेन पर्पस वगैरह था। बट जो भी है, पहला बंदा आपको नाम अगर याद रखना होगा तो कॉर्नेलिस डी हॉटमैन आपको याद रखना है, फर्स्ट डच टू विजिट ईस्ट साइड। ठीक है? अब यहाँ पर होता क्या है, सारा सिस्टम पता लग गया। अब ये आएंगे यहाँ पे तो पोर्चुगीज़ को टालने की थोड़ी कोशिश करेंगे, फिर इनके बाद ब्रिटिशर्स आएंगे, वो इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियस ही बात है ना कि एक को पता लग गया, पहले अरब का था कि अरब ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, किसी तरह से बात यूरोप तक पहुँच गई। अब पुर्तगालियों को यहाँ पे आना था, ट्रेड भी करना था, तो अब उनका ट्रेड के ऑब्वियस ही बात इतना बेनिफिट और तो बात तो फैलेगी ही फैलेगी। अब डचेस के बाद जब बात पहुँच गई तो उनको भी आना था यहाँ पे। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, उनको परमिशन दे दी, तुम जाओ और ईस्ट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। ईस्ट मतलब जैसे हमारा इंडिया हो गया, इस तरफ जाओ तुम ट्रेड कर सकते हो, परमिशन दे दी जाती है इनको। किनको? डचेस की बात कर रहे हैं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जिसका जो एग्जैक्ट नेम था वो क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये वैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये ईयर याद है ना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। उसका पूरा नाम क्या रहता है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये आपको याद रखना है। जब ये इंडिया में आते हैं, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं? जब ये इंडिया में आते हैं, पहली फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ पे बनाते हैं। कब? 1605 में। 1602 में बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको परमिशन मिली और इतने तेज़ होते हैं कि आते ही 1605 में अपनी फैक्ट्री भी जो है मसूलीपट्टनम में बना के रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद पुलिकट में भी 1610 में अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, सूरत में 1616 में बनाते हैं, और इस तरह से कंटिन्यू चलते रहते हैं, फैक्ट्री वगैरह बनाते रहते हैं। और जो पुर्तगालियों का जब पे कंट्रोल वगैरह था, उसको अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर देते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये मेनली किसका ट्रेड कर रहे थे? सबसे मेन जो इनका पर्पस है ना, वो स्पाइसेस मसालों का ट्रेड करने का था। बट इसको छोड़ के ये इंडिगो का ट्रेड भी कर रहे थे। सिल्क, कॉटन, अफीम की बात कर लो, टेक्सटाइल, राइस, ब्लैक पेपर याद रखना, अफीम याद रखना, कॉटन याद रखना और ये स्पाइसेस याद रखना। और इंडिगो का नील की बात करते हैं ना, ये तो लाए थे यहाँ पे, लेकिन इनकी वजह से बाद में पंगे भी पड़ गए थे, ज़बरदस्ती करवाते हैं, वो मानव वीडियोज़ में पढ़ेंगे जो भी है। बट इस तरह के ट्रेड वगैरह यहाँ पे कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, सिलोन की बात करें, पोर्चुगीज ने उन्होंने जीत लिया इसको 1656 में। फिर मालाबार कोस्ट जो था, हमने बात की ना मालाबार कोस्ट में आया था, वो भी अपने कंट्रोल में कर लिया डचेस ने। कब? 1671 AD में। तो देखो पोर्चुगीज का जहाँ पे था ना फैक्ट्री वगैरह थे, कंट्रोल था, वहाँ पे ये अपना कंट्रोल कर रहे थे। सिर्फ इतना नहीं, और भी कई सारी जगह थी जहाँ पे कंट्रोल वगैरह करते जाते और अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे थे, अपना ट्रेड वगैरह वहाँ पे बढ़ाते जा रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड जब यहाँ पर आए थे ना, गोल्डन कॉइन्स भी इंडिया में लेकर आए थे। तो पहली बार यहाँ पे इनमें से गोल्डन कॉइन्स कौन लेकर आया था इंडिया में? वो डचेस ही लेकर आए थे। और उन गोल्डन कॉइन्स को क्या कहा जाता था? उन गोल्डन कॉइन्स को पैगोडा कॉइन्स कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना। तो पैगोडा कॉइन्स कौन से कॉइन्स होते हैं? गोल्डन कॉइन्स होते हैं। ये कौन लेकर आए थे? ये डचेस लेकर आए थे। ये भी आपको याद रखना है।
अब इनके लिए जो चैलेंज कौन बनेंगे आगे जाके, ब्रिटिशर्स इनके लिए जो चैलेंज बनने वाले हैं हम आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। क्योंकि जैसे सिल्क की, कॉटन की, स्पाइसेस की, टेक्सटाइल की कर रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स को भी चाहिए था। अब ब्रिटिशर्स को भी पता लग गया था, उनके भी पेट में आग लगी हुई थी, उनको भी यहाँ पर आना था, तो उनके आगे चैलेंज वगैरह वो बनेंगे और आगे देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में क्या क्या बनता है। फिलहाल आज की वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में, एक पुर्तगालियों के बारे में और एक डचेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे इन्हीं के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ लेंगे, फ्रेंच के बारे में पढ़ लेंगे, डेन्स के बारे में पढ़ लेंगे और एडवेंट सबको ख़त्म कर लेंगे और फिर एक पार्ट में उनकी लड़ाइयाँ वगैरह डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारा जो बंगाल वगैरह ये सब वहाँ से कंटिन्यू करके आगे हम मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। बाकी जो शॉर्ट में पढ़ना चाहता है ना इसको, इस जो मॉडर्न इंडिया को शॉर्ट में पढ़ना चाहता है, जाओ प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री वाली, आप वहाँ पे जा सकते हो और उस हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। सीक्वेंस में एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है और वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आप वो भी वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल जो भी रहने वाला आपके सामने रहता है तो अपने नोट्स खुद बनाते जाओ अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने बनाया उसी सीक्वेंस में बनाओ ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार वीडियो देख लो, दिमाग में इमेज बन जाएंगी और जब रिवीजन करनी है, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने में टाइम कम लगना है, तो वहाँ से रिवीजन वगैरह भी करते जाओ। तो प्रॉपर नोट्स तैयार करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे वहाँ पे काम आने वाला है। और अभी JKPSI की बात करें, प्रॉपर नोटिफिकेशन आया नहीं है जितने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जब आएगा हम उसके अकॉर्डिंग भी चलना स्टार्ट करेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट सेशन हम इसलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, SSC की, रेलवे की, UPSC की, किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी सब कुछ आपके काम आने वाला है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सामने ला रहा हूँ। बस आपने काम करते जाना है, वीडियो को जितना हो सकता उतना शेयर करते जाना है, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है ताकि हम और बढ़िया तरीके से पहले काम कर सकें। बाकी किसी भी तरह का डाउट रहता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है JK लेटेस्ट इन्फो, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। और फिर से बोलूँगा, प्लेलिस्ट में कई सारी प्लेलिस्ट बनी है। मैथ के अगर आपको डाउट रहता है ना, बिल्कुल जो बेसिक मैथ होता है ना 0 लेवल से, वो हमने इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है। सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं वहाँ पर, आप जाके देख सकते हो। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी हुई है। JK SSB मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, JK SSB रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है। आप जाके वो वीडियोस देखो, एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो ताकि आने वाले टाइम पे आपको और मज़ा आए पढ़ने में, ताकि जब हम हाई लेवल तक जाएंगे ताकि आपका बेस पूरा क्लियर हो चुके हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।